नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट, हमारा वही वीकली चिट चैट बातचीत का सेशन वेयर वी डिस्कस एवरीथिंग जो न्यूज़ या प्रोडक्ट के तौर पर हमने नहीं कवर किया हफ्ते भर, सो संडे को उसी बातचीत में हम लोग शामिल होते हैं। एंड टुडे somehow I remembered नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मुन्ना भाई MBBS में पॉकेट मार थे, डिस्कशन कम होता था और एक्टिंग तब भी उनकी अच्छी थी। सेक्रेड गेम्स में अचानक आते आते कितना डिस्कशन होने लगा था। और आई नो दिस इज़ अ बैड एग्जांपल इफ़ आई से कि मुझे इथेनॉल की खबर के बाद ये एग्जांपल याद आया। थिंग इज़ दैट 1%, 2%, 3% जो ब्लेंडिंग थी इथेनॉल की पहले भी होती थी और हम लोग डिस्कस कम करते थे। अब जो है अचानक इसका डिस्कशन बढ़ गया है। वाई आर वी डिस्कसिंग इथेनॉल? बिकॉज ऑफ दिस आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य तय सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ने 2030 की जगह 2025 को अब डेडलाइन माना है 20% ब्लेंडिंग के लिए। यानी अब पेट्रोल या गैसोलीन में 20% इथेनॉल ब्लेंड होगा 2025 तक, ये गवर्नमेंट ने कहा है। और इसका जो असर है वो कार इंडस्ट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, किसानों के ऊपर, हमारे ऊपर क्या होगा, यही हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में, जहां पर वी विल आल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज़ इथेनॉल, क्या खूबियां क्या खामियां हैं, ब्राज़ील एक्सपीरियंस के बारे में सब क्यों बात करते हैं, और इसके अलावा आने वाले टाइम के लिए क्या सारा मामला क्लियर है और वी स्टिल हैव सम क्वेश्चंस। तो ये सब आज के इस पॉडकास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल है क्या? तो वो एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्कोहल फैमिली में आता है। जी हाँ, वही अल्कोहल फैमिली जिसका डिस्कशन होता रहता है। बट एक पोर्टेबल अल्कोहल होता है जो यो लोग पीते हैं, और दूसरा जो अल्कोहल होता है वो इंडस्ट्रियल होता है जिसे SDS कहते हैं, स्पेशल डीनेचर्ड स्पिरिट, जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं जिससे कि वो पीने लायक ना हो, यानी जहरीला हो जाए। तो ये तो उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। बनता कैसे है? तो मोलासिस से बनता है, जो खेती के बाद बचे हुए फसल या इस तरह के जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसको प्रोसेस करके इथेनॉल तैयार होता है, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ों से तैयार होता है, अलग अलग मोलासिस से होता है, जिसमें एक शुगर केन भी एक बड़ा इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पता नहीं उनका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट फोकस इस वजह से शुगर केन पर है क्योंकि इंडिया में शुगर केन के ऊपर ही फोकस किया जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अब सवाल है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा अगर हम बात करें तो एक तो ये ऑक्टेन, इसका नंबर हाई होता है, तो एक तरह से ऑक्टेन एनहांसर के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लस जैसा हमने बताया कि इससे आपका इकोनॉमिक फ़ायदा ज़रूर होता है, प्लस किसानों को इससे फ़ायदा होगा, शुगर मिल्स को इससे फ़ायदा होगा, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं शायद उसमें भी थोड़ी सी गिरावट एमिशन में ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो एक तो जो इस फ्यूल के लिए गाड़ियों को अलग से तैयार करना पड़ता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्यूनिंग, उसको अलग से अगर मिक्स देखें, जहाँ पर E10 तक 2008 में E10 तक की बात थी कि जो गाड़ियों को तैयार किया जाए, जहाँ पर 10% तक इथेनॉल का जो ब्लेंड है उसको गाड़ी संभाल पाए। तो इस वजह से उनके कंपोनेंट्स में भी बदलाव किया गया था और उनकी ट्यूनिंग में भी। कंपोनेंट्स में बदलाव इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसका जो नेचर है वो थोड़ा करोसिव होता है, चीज़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। तो चाहे मेटल हो या प्लास्टिक, सबके ऊपर असर इस अल्कोहल का पड़ता है, इथेनॉल का पड़ता है, और इस वजह से कंपोनेंट्स बदले जाते हैं। लेकिन 2008 में जो कंपोनेंट्स बदले गए थे वो E10 के हिसाब से बदले गए थे। ये मैं क्यों E10 बार बार बोल रहा हूँ, इसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो खूबियाँ या खामियाँ अगर मैं कहूँ तो खामियों में एक कोल्ड स्टार्टिंग की समस्या होती है। अगर ट्यूनिंग सही नहीं है तो सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो कभी कभी समस्या आ सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी, अगर बाइक्स की बात करें तो 3-4% तक, कार्स की बात करें तो उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर अफेक्ट होता है अगर सही तरीके से मिक्स उनको ना मिला, जो ट्यून के हिसाब से मिक्स ना मिला। एक और जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसा गवर्नमेंट ने कहा है कि 10.3% एवरेज ब्लेंडिंग हो गई है 2021 में और 20 में। तो वो जो एवरेज है दरअसल कई अलग इलाकों में जहाँ पर इथेनॉल अवेलेबल नहीं है वहाँ पर बहुत कम मिलता है, जहाँ पर इथेनॉल अवेलेबल है वहाँ पर मिक्स किया जाता है। तो ये पूरे देश में एक बराबर E10 इथेनॉल अभी भी सप्लाई नहीं है। ये लॉजिस्टिकल एक ज़रूर चैलेंज है और इसका भी जो बड़ा अवतार है वो हमें 2025 में शायद देखने को मिले, जिसके बारे में मैं आगे एक और पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अब
ब्राज़ील का जिक्र सभी लोग करते हैं। ब्राज़ील का जिक्र दरअसल इस वजह से हो रहा है क्योंकि लगभग 100 साल से उनका इथेनॉल के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फ्यूल। वहीं 1980s की बात करें तो वहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन गिरा, इथेनॉल का प्रोडक्शन इस वजह से गिरा। वहीं जो रेगुलर पेट्रोल डीजल है उसकी जो कीमतें हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में शायद कम हुई थी। कुल मिलाकर असर ये हुआ था कि इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को कई सालों तक बंद रहना पड़ा था। तो वो एक बड़ा क्राइसिस था, वहाँ पर ब्राज़ील ने इम्पोर्ट किया इथेनॉल। फिर 1993 में उन्होंने रूल बना दिया कि 22% मिनिमम ब्लेंड तो होना ही चाहिए इथेनॉल का, और उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो कम से कम 22% ब्लेंड वाली क्षमता के साथ चलने वाली हैं, उसका इंजन जो हो वैसा हो। दैट्स व्हाट दे हैव इम्प्लीमेंटेड। वहीं 2008 का जो ग्लोबल मेल्टडाउन था वहाँ पर उनको फिर से प्रॉब्लम हुई थी, फिर से शुगरकेन प्रोडक्शन कम हुआ था। बहुत सारे जो मिल्स थे या प्लांट्स थे जहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन होता था, ऑलमोस्ट 10% प्लांट्स को बंद होना पड़ा था, उनको इंपोर्ट कराना पड़ा था इथेनॉल ब्राज़ील को। तो ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन ज़रूर होता है जहाँ पर शुगरकेन के प्रोडक्शन के ऊपर, उसके जो पैदावार की साइकिल है उसके ऊपर इसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो ये मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एक स्मूथ कंसिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए इथेनॉल के लिए। दूसरी चीज़ ये कि 2000 की शुरुआत में ही ब्राज़ील में बहुत सारी फ्लेक्स कार्स आने लगी। वो कारें जिसमें इंजन लगा हुआ है, वो जो किसी भी ब्लेंड, पेट्रोल और इथेनॉल के किसी भी ब्लेंड के साथ वो चल सके। सो अभी भी 50% से ज़्यादा इस तरह की गाड़ियों के बारे में पढ़ा है मैंने, जो उसी तरह के इंजन से लैस है। तो ब्राज़ील में एक बहुत रिच एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं इथेनॉल के यूजेज को लेकर। उससे कुछ एक चीज़ें जो हमें सीख मिलती हैं, जो शायद हमारे कंट्री के लिए, इंडिया में जब इसे लागू किया जाएगा उसके लिए चैलेंज हो सकता है। एक प्रोडक्शन कैसे हो, किस तरह से कंसिस्टेंट प्रोडक्शन बनाया जाए, और शुगरकेन के जो प्रोडक्शन के लिए ज़मीन होती है वो भी बहुत होगा। तो यहाँ पर बाकी जो अनाज उगाते हैं किसान, उनका क्या प्लान होगा, इनका क्या प्लान होगा। तो एक तो वो चैलेंज होगा। दूसरा, अवेलेबिलिटी का चैलेंज अभी भी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम देख रहे हैं, अगर अवेलेबिलिटी सब जगह बराबर ना हो तो फिर 20% जो ब्लेंडिंग होती है वो एक बड़ा अमाउंट होता है किसी भी फ्यूल के लिए, और वो ब्लेंडिंग कैसे, उसके लिए अवेलेबिलिटी कैसे हो, वो भी तय करना बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर होगा। अब आपको बताते हैं कि इसका असर कार्स और मोटरसाइकिल्स पर क्या होगा, क्योंकि इसी वजह से हम लोग टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं। 2008 में E10 जब लागू हुआ था, उसके बाद से सभी कार्स, मोटरसाइकिल्स को इस तरह से ट्यून किया गया था और उसके कंपोनेंट्स बदले गए थे कि 10% तक अगर इथेनॉल है तो उसको गाड़ी हैंडल कर सकती है। तो कई जगह कम है, कई जगह 2%, 3%, 4% तक की ब्लेंडिंग है, कई जगह उससे ज़्यादा है। तो इस पूरे रेंज को वो सभी जो कार्स और मोटरसाइकिल्स हैं वो संभाल सकती हैं, इस तरह से ट्यून किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें आने वाले टाइम में अगर 20% तक किया जाएगा तो चेंजेस जो हैं वो हो सकता है कंपोनेंट्स में करने पड़े, और जो मोटे तौर पर जानकारी मिल रही है उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव ये चेंज नहीं होगा। अगर हम कार्स की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें तो 1000 से 2000 रुपए का फ़र्क हो सकता है कंपोनेंट के हिसाब से लगे, जो E20 के लिए तैयार करने में लगेगा। तो वो एक्स्ट्रा खर्च होगा, हो सकता है वो कॉस्ट में आ जाए, बट अगेन बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे शायद ना पड़े। एक मुद्दा जो है जिससे हो सकता है फ़र्क पड़े वो है अवेलेबिलिटी का और पुरानी गाड़ियों का। अब जैसे मैंने बताया, ट्यूनिंग जो है E10 के लिए है सभी पुरानी गाड़ियों की, तो वहाँ अगर पुरानी गाड़ियों में आप E20 डालेंगे तो गाड़ियों के ऊपर फ्यूल एफिशिएंसी आपको कम दिखेगी। हो सकता है कि 3 से 4% टू व्हीलर से लेके 13, 14, 15% फोर व्हीलर तक ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है अगर सही ग्रेड या सही मिक्स के साथ उनको गाड़ी को इंजन में फ्यूल नहीं मिला। इसके अलावा ड्राइवेबिलिटी में भी, पावर में भी आपको कमी महसूस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ियाँ E10 तक के लिए ट्यून हैं, जो अभी हम करोड़ों गाड़ियाँ हैं, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास शायद गाड़ियाँ होंगी, और उन गाड़ियों का सामना जब नए ऑयल E20 से जब होगा तो फिर वो कैसे हैंडल करेंगे। अब इसके लिए जो सुना है, जो जानकारी आ रही है, कंपनीज, ऑटो कंपनीज ने सरकार से कहा है कि अब इसकी वजह से तो फिर अलग से आपको फ्यूल स्टेशन में एक डिस्पेंसर लगाना पड़ेगा जहाँ पर E10 वाला फ्यूल मिले। तो ये लॉजिस्टिकली एक बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है अगर हम E20 इथेनॉल के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका असर ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर भी पड़ेगा,
इसका असर जो है वो गाड़ी के हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा और इसका असर हम सभी पर पड़ेगा अगर हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी उस टाइम तक नहीं होगी। तो वो हमारे पास चैलेंज है जिसे हमें ओवरकम करना है, जिसके लिए हमारे पास 4 साल का वक्त है। तो ये इथेनॉल के बारे में अभी तक जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया था। इन केस यू हैव सम मोर क्वेश्चंस प्लीज़ शेयर विद अस कमेंट सेक्शन में एंड विल ट्राई एंड आंसर देम एज वेल। और फिलहाल ऐसा कीजिए, न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए आप फटाफट timesdrive.in के ऊपर लॉगिन कीजिए और बाकी जो भी खबरें हैं फटाफट आपको हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर मिलेंगी। एंड आई होप आपने अब तक टाइम्स ड्राइव का यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन भी आपने दबा दिया होगा, जिससे कि ये इस तरह के वीडियोस और हमारे रिव्यूज़ फटाफट आपके स्मार्टफोन पर आ जाएं। फिलहाल बाय तथा बाय।